नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम में एक पंक्ति जो मैं अपने दर्शकों से बहुत बार बोल चुकी हूं, जिसे आज एक बार फिर दोहराना चाहूंगी, वो ये कि हर महिला में छिपी होती है एक तेजस्विनी, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और बहुत बार हम महिलाएं जब जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रही होती हैं, तब ये शक्ति सामने आती है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान जुड़ रही हैं, उन्होंने भी अपनी इसी शक्ति को पहचाना, लेकिन उसके बाद अपने से आगे बढ़कर समाज के ऐसी तमाम महिलाओं के साथ जुड़ती चली गईं, जिन्हें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत थी, बस मदद के हाथ की भी जरूरत थी, जो उन्होंने आगे बढ़ाया। और इसीलिए उनसे प्रेरणा लेकर तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ पाई हैं। और मुद्दा रहा है घरेलू हिंसा का। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज के सामने एक बहुत कटु वास्तविकता के रूप में मौजूद है, जिससे महिलाओं को आगे बढ़कर पार पाने की आवश्यकता है, जिनसे पार पाने की हिम्मत दिखाई हमारी आज की तेजस्विनी ने। हमारे आज की तेजस्विनी है सामाजिक सेविका रश्मि आनंद। घरेलू हिंसा हमारे समाज का एक ऐसा कटु सत्य है जो हर वर्ग, हर स्तर पर व्याप्त है। लेकिन रश्मि आनंद की घर की चारदीवारी में अपनों के अत्याचारों के खिलाफ उठी बुलंद आवाज आज हजारों ऐसी अन्य महिलाओं की आवाज बन गई है। रश्मि ने 10 सालों तक घरेलू हिंसा सहने के बाद हिम्मत जुटाई और अपने 5 वर्ष के बेटे और 9 वर्ष की बेटी की खातिर निकल पड़ी ऐसे सफर पर, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का दर्द बांटते हुए, उन्हें सही राह दिखाते हुए खुद एक मिसाल बन गई। अपनी लेखनी से महिलाओं को जागरूक करती हुई रश्मि दिल्ली पुलिस के क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में प्रताड़ित महिलाओं की काउंसलिंग में जुट गई। 2010 में दिल्ली पुलिस ने अपना कैलेंडर रश्मि के संघर्ष और हिम्मत को समर्पित किया। रश्मि ने घरेलू हिंसा और बच्चों पर 13 पुस्तकें लिखी। पहली किताब थी विमेन ऑफ द एलिमेंट्स, और फिर उन्होंने शुरू की एक ट्रस्ट जो घरेलू हिंसा पीड़ितों को मुफ्त कानूनी तथा अन्य सहायता प्रदान करती है। रश्मि स्कूलों, कॉलेजों में जेंडर सेंसिटाइजेशन पर लेक्चर्स देती हैं। कॉर्पोरेट घरानों के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर जागरूकता पर भी काम कर रही हैं। रश्मि ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और उनके प्रति समाज के कर्तव्य को लेकर दिल्ली पुलिस के लिए 2 रेफरेंस पुस्तिकाएं भी तैयार की हैं। उनकी कहानी डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल्स के माध्यम से विभिन्न देशों की महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। अपने कार्यों के लिए देश विदेश में कई सम्मान प्राप्त कर चुकी रश्मि आनंद राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार का सम्मान भी हासिल कर चुकी हैं। तो आइए करते हैं मुलाकात रश्मि आनंद से। रश्मि, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। आवर प्लेजर इंडीड, क्योंकि आप जिस भी मंच पर जाती हैं, वहाँ जाकर जब आप अपनी कहानी सुनाती हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि वाकई ऐसा किसी के साथ हो सकता है, और वाकई इतने लोगों के साथ आप जुड़ सकती हैं। उसके बाद सलाम है आपको रश्मि जी, आपके प्रयास को। लेकिन आपकी जो कहानी है, जो जाहिर है कि आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएंगी, लेकिन ये कहानी आप इतने मंचों पर पिछले कुछ सालों में सुना चुकी हैं, थकती नहीं है आप? शुरू किया मैंने काम करना, लोगों से जुड़ना, महिलाओं से जुड़ना, एक दूसरे के दुखों को सुनना। तो शुरू में मेरी बेटी, बच्चों का दिल भी कोमल होता है, तो मेरी बेटी छोटी थी, कहती थी कि मम्मी आप ये कहानी सुनाते हैं, बार बार सुनाते हैं, आपको दुख नहीं होता? हमें दुख होता है कि हम सुनते हैं बार बार, लेकिन आपको दुख नहीं होता? तो मैं हर वक्त उसको समझाती थी कि अगर 1000 बार कह के एक महिला की भी, एक नारी की भी ज़िंदगी संवर जाए, तो मैं 1000 बार कहूँगी, और कहती हूँ, 1000 बार से ज़्यादा ही कहा है जी। लेकिन किसी की तो ज़िंदगी कहीं ना कहीं तो छू लिया ना, तो आगे बढ़ती है। बहुतों को छुआ है आपने। और घरेलू हिंसा की हम बातें सुनते हैं, खबरों में हम पढ़ते हैं उनके बारे में, लेकिन जिस महिला के ऊपर घरेलू हिंसा हो रही होती है, जो उससे गुजर रही होती है, उसकी पीड़ा को मुझे लगता है एक महिला ही समझ सकती है। आपने तो 10 साल तक घरेलू हिंसा को सहा। इस हिंसा से निकलना कितना बड़ा निर्णय था उस वक्त जब आप उसे सह रही थी? मैं 2002 में अपने बच्चों को लेके लिटरली भाग गई घर से,
और सपोर्ट नहीं था। बस एक चीज़ थी जो ज़्यादातर महिलाओं के पास नहीं होती, और वो थी सिर के ऊपर छत। बस एक वो छत थी और बच्चे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत थी। तो वो लेके मैं निकल गई। लेकिन वो जो सबसे पहली बात होती है हमें निकलने की, क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर इतना असर होता है कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे में ही कोई कमी है, हम मतलब वो भूल स्वाभिमान जाते कुचला हैं। जाता है। बिल्कुल। एक आपे का जो अपना वजूद होता है वो खोया जाता है। सो उसको वापस लाना बहुत ज़रूरी है। हर बारी हम में वो शक्ति नहीं होती कि हम आगे भी बढ़ें और निकलें भी। तो कभी कभी, और ये मेरी सबसे ज़्यादा मेरी लर्निंग जो कहते हैं कि मैंने जो सबसे बड़ी मेरी सीख थी वो ये था कि कभी कभी महिलाएं नहीं निकल सकती। पर कभी कभी नहीं रश्मि जी, हमारे अगर समाज में झांके तो हम पाते हैं इतनी महिलाएं हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उन्हें वो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेती हैं, अपनी किस्मत मान लेती हैं। आप तो पढ़ी लिखी थी, आप तो आत्मनिर्भर भी थी, उसके बावजूद आपको 10 साल लग गए उस हालात से अपने आप को खींचकर बाहर निकालने में। कभी कभी ना सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं कि आप निकल नहीं सकते हो। मैं फिर भी पढ़ी लिखी थी, काम भी करती थी शादी से पहले, लेकिन बाद में फिर मेरे को काम नहीं करने दिया, मेरे को काम छोड़ना पड़ा, और फाइनेंशियली फिर मैं उनके दबाव में आ गई। जैसे जैसे हिंसा बढ़ती गई, मेरी बेटी हो गई, उसके बाद मैंने वापस घर जाने की वापस कोशिश करी, तो मेरे फादर और ब्रदर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरी माँ तो रोती रह गई कि वापस ले आओ, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। कितनी विडंबना है ना ये, पढ़े लिखे परिवारों में भी घर के पुरुष अपने घर की बेटियों के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन फिर एक वो था कि क्योंकि मेरे बेटे ने बात करनी बंद कर दी थी, वो ट्रिगर पॉइंट था, वो एक मेरा ट्रिगर था। 10 साल झेल लिया। हम महिलाओं को, हमारे ऊपर जो भी होता है ना, हम ले लेती हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अब तो निकल रहे हैं, अब निकल जाएगी ज़िंदगी। लेकिन हमारे बच्चों को कुछ होता है ना, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे बेटे ने जब बात करनी बंद कर दी, मेरी बेटी सहम गई, लेकिन इट वाज माय सन, जिसको देख के मैंने सोचा कि बस अब और नहीं। मेरे बेटे को जब वो 5 साल का था, उसे एक सेंटर में डाला गया, क्योंकि वो अपनी दुनिया में चला गया। इतनी हिंसा उसने मेरे ऊपर देखी कि वो चुप हो गया, बिल्कुल चुप हो गया, अपने आप से बात करता था। उसको एक सेंटर में डाला गया जो दिमागी तौर से बच्चों में कमी होती है, वैसे सेंटर में। उस टाइम मैंने छोड़ा अपने घर को, और अब धीरे धीरे फिर ओपन स्कूलिंग से उसने क्लास 12 तय किया, हिस्ट्री ऑनर्स किए, 6 सेमेस्टर्स, 6 एकेडमिक स्कॉलरशिप्स। क्या बात। फिर उसने मास्टर्स किए, और वो भी घरेलू हिंसा में, जेंडर स्टडीज़। मेरा ट्रस्ट मेरे साथ दोनों मेरे बच्चे चलाते हैं। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी जर्नी का कि बच्चों पर ये हिंसा जो घर में होती है, इसका बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन किस स्तर की? एक होता है कि मुझ पर एक बार हाथ उठा दिया तो मेरा स्वाभिमान दब रहा है, एक के बाद दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, मार पिटाई बढ़ती जाती है। किस स्तर पर आपको लगता है कि, क्योंकि आप इतनी महिलाओं के साथ डील करती हैं, उनको आप हेल्प करती हैं, किस स्तर पर आकर महिलाओं की बस होती है और किस स्तर पर उनको आवाज़ उठानी चाहिए? मेरा मानना है कि शुरू से ही अगर आप आवाज़ उठाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो एक लाइन होती है, वो एक बारी क्रॉस हो जाए, दूसरी बारी क्रॉस हो जाए, तो वो आगे बढ़ती ही जाती है। ये मैं नहीं मानती अब कि बस उठ के निकल जाना चाहिए, नहीं। अगर आप हमारे देश को देखो, हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी एक जड़ है, और हमारे समाज की जो जड़ है वो हमारी फैमिलीज़ हैं।
हाँ, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, मैं ट्रस्ट चलाती हूँ, फ्री लीगल एड भी देती हूँ उन औरतों को, उन महिलाओं को जो कहीं नहीं जा सकती, जिनका कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, जो 5,000 से कम कमाती हैं। लेकिन मैं उनको भी नहीं कहती कि उठ के बस निकल जाओ। हम काउंसलिंग पहले करते हैं, हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये हम सोचते नहीं हैं। हमारे जो क्राइम वुमेन सेल है, मैं 5 साल क्राइम वुमेन सेल में बैठी हूँ। काउंसलिंग करती थी आप उसमें? हाँ जी, वॉलंटरी बेसिस में उन्होंने मुझे बुलाया। जब मेरा नाम थोड़ा हुआ तो मेरी पहली किताब आई, तो फिर वहाँ की डीसीपी ने मुझे, सुमन नलवा, उन्होंने मुझे बुलाया कि आके बैठो और यहाँ पे काउंसलिंग करो। तो मैं काउंसलिंग मैंने वहाँ पे शुरू करी, और मैंने देखा कि हम महिलाएं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, हम चाहती हैं कि वो जुड़े, कि वो ठीक होएं। तो फिर वहाँ पे भी मैंने शुरुआत करी फैमिलीज़ की काउंसलिंग, इन लॉज़ की काउंसलिंग, जोड़ने का पूरा रखो कि अपना मकसद तुम ये मत रखो कि तुम तोड़ने आए हो कुछ। ब्रॉड में हम देखते हैं, विदेशों में तो फैमिली काउंसलिंग्स होती हैं, कुछ प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम है, दे गो टू द काउंसलर्स। हमारे देश में ट्रेंड नहीं है। अगर एक महिला भी काउंसलर के पास जाती है या पुलिस के पास जाती है विमेंस सेल में, उसको परिवार अपने अगेंस्ट, कि ये मेरे विरुद्ध खड़ी हो रही है, उस तौर पर देखता है। जब आप लोग डील करते हैं इन फैमिलीज के साथ, तो क्या इस नेगेटिव सोच को भी दूर कर पाते हैं? कभी कभी, और कभी कभी नहीं। और ये सबसे बड़ी अनदर लर्निंग that I learned was कि कभी कभी हम मदद कर सकते हैं और कभी कभी नहीं कर सकते। कभी कभी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं जोड़ सकते। जब शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया और महिलाओं के साथ, ये मेरी सबसे बड़ा मेरा दुख था। जब मुझे लगता था कि मुझे इसकी मदद नहीं हो सकी, तो मैं टूट जाती थी अंदर से, कि क्यों नहीं कर सकी। लेकिन कभी कभी मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि सबकी अलग अलग किस्मत भी होती है। दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब घरेलू हिंसा की बात होती है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये कहानी दुनिया के हर देश में आपको देखने को मिलेगी। हर देश में महिलाओं पर हिंसा हो रही है, लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, तो महिलाएं, उनको पता है हमारे अधिकार क्या हैं। आप लोग जब काम करते हैं, आप तो रश्मि जी, आपका अपना उदाहरण लेकर आप महिलाओं के सामने जाती हैं, तो क्या आपका उदाहरण महिलाओं को प्रेरित करता है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें, कि जब आप कहती हैं कि मुझसे भी मारा गया, मैंने भी चोटें सही, लेकिन फिर मैं खड़ी हुई, कितना आसान हो जाता है सफर महिलाओं के दिल को छूने का, उन्हें हिम्मत देने का, अपना उदाहरण देते हुए? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वहाँ पे खड़े हो, जिसने सब कुछ झेला है जो आपके सामने वाला झेल रहा है, तो वो सोचता है कि देखो, इसने अगर किया तो मैं भी कर सकती हूँ। सो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरी कहानी खाली घरेलू हिंसा की में सीमित नहीं है, और उससे उभरने की, वो बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ के लोगों की सोच बदलने की कहानी है। ये नहीं है कि खाली घरेलू हिंसा है। तो बाद में बाहर आके क्या क्या मैंने किया, जब वो सुनती हैं, तो उनमें हिम्मत आती है कि बस अगर इसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर आज इसके बच्चे इतना कुछ झेल के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मेरे बच्चे भी जा सकते हैं। क्योंकि हम महिलाएं, हम जो शक्ति हैं, वो हम सब चीज़ों को संभाल सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ। सो मेरी बेटी, जब मैं निकली थी, वो 9 साल की थी, सहम गई थी। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था वो, लेकिन सहमी हुई थी। इतना उसने देखा। तो धीरे धीरे जब मैं निकल गई, तो स्कूल में उसने तय किया पूरा स्कूल, और क्लास 12 बोर्ड्स में टॉप 1% इन द कंट्री, क्लास 12 बोर्ड्स में उसने मार्क्स पाए। अच्छा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उसने दाखला लिया, जनरल कैटेगरी में, जो नंबर्स सीट्स बहुत कम होती हैं। इंग्लिश ऑनर्स किए। फिर उसने ORF में काम किया, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। फिर उसको स्कॉलरशिप मिली फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गो एंड डू हर मास्टर्स। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उसने दाखला उसको मिला, लेकिन उसने जाके ससेक्स यूनिवर्सिटी में घरेलू हिंसा, वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, वहाँ पे जाके उसने मास्टर्स किए।
वापस आई एंड शी वाज वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप दैट शी वेंट फॉर. और फिर वापस आके शी वर्कड फॉर 1 year with the Women and Child Development Ministry. Okay. And again very young, but she worked on policy for destitute women की policy, how to give shelter. जी, किस स्तर तक आपके साथ बुरा हो रहा था और किस स्तर पर आपके बेटे के साथ हालात खराब हुए कि आपने सोचा बस अब मैं घर से बाहर निकलूं? बिल्कुल. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मेरी बेटी, I was pregnant with her, तो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियों से मुझे फेंका गया गुस्से में. आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई बेबी. जब वो पैदा हुई थी तो इतनी छोटी सी थी बिकॉज शी हैड अ ग्रोथ डिफिसिट. मुझे नहीं पता था कि वो सर्वाइव भी करेगी कि नहीं. वो मेरे बेटे के टाइम पे हिंसा इतनी ज़्यादा थी कि आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 8 months. सो उसके बाद मेरी हड्डियाँ तोड़ी गई हैं, फेस स्मैश हुआ है, हर चीज़ हुई है मेरे साथ. वर्बल अब्यूज़, अगर आप डाउरी के लिए कि ये चाहिए, ये नहीं दिया, माँ बाप ने नहीं ये किया, वो सारी चीज़ें हुई हैं. लेकिन वो बहुत पीछे छोड़ आई हूँ. और मेरे बेटे के साथ क्योंकि वो छोटा था और जब मैं पहली बार अपने फादर के पास गई थी, अपने भाई के पास गई थी कि मुझे वापस ले जाओ, तो उन्होंने वापस मुझे भेज दिया हस्बैंड के पास. तो उसकी वजह से उसको पता चल गया कि अब तो इसका सहारा नहीं है, तो द वायलेंस गॉट वर्स. तो क्या ये वायलेंस सिर्फ गुस्से के कारण होता था? छोटी छोटी बातें, कोई पहले जब मैं वहाँ पे थी तो मैं सोचती थी मेरे साथ क्यों हो रहा है. ना मैं लड़ती हूँ, ना झगड़ती हूँ, ना मेरे में कोई ऐसी चीज़ है कि मैं ये इतना आग बबूला क्यों हो जाते हैं सारे. तो अब जब इतने एक्सपीरियंस के साथ, इतनी परिस्थितियों को देखने के बाद, औरों की परिस्थितियों को देखने के बाद, अब मुझे लगता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है. एक पावर और एक कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें हैं. जो उस वक्त तो घरेलू हिंसा कानून नहीं था, लेकिन नहीं आज कानून है. आज कानून है, आज महिलाओं के हाथ में ताकत है. परिदृश्य कितना बदला है आपके अनुभव के हिसाब से? आपने तो किताबें लिखी हैं इस मुद्दे के ऊपर. बिल्कुल. जब मैं अपने केस के लिए क्राइम वुमेन सेल में गई थी तो सब मुझे देखते थे कि ये कहाँ से आई, ऐसी कहाँ से आई, इस तबके की कहाँ से आई. आज मैं जब जाती थी वहाँ पे और मैं और लोगों को, तो मैं देखती हूँ कि बहुत महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत आई है. और क्राइम वुमेन सेल लोगों का एक, मैं पुलिस के साथ बहुत काम किया है मैंने, इतने साल ट्रेनिंग्स, हर चीज़ करी है, किताबें लिखी हैं, हर चीज़ किया है. सो हम लोग ये बात जानते नहीं हैं. लोग सोचते हैं ओ क्राइम वुमेन सेल में ये महिला चली गई, अब हमारा घर टूट जाएगा. ऐसी बात नहीं है. आपको पता है कि क्राइम वुमेन सेल में भी पहला उद्देश्य है कि आप घरों को ज्वाइन करें, काउंसलिंग करें, सो दैट नोबडी नोज. और लोग बोलते भी नहीं हैं. सो क्राइम वुमेन सेल को समझना ज़रूरी है कि वो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ है, परिवारों के खिलाफ नहीं है. जोड़ने की बात हर कोई कर रहा है. आपने कहा काउंसलिंग की भी बात हो रही है ना जी. यहाँ पर आपसे बातचीत जारी रखूंगी रश्मि जी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए. आप देखते रहें तेजस्विनी. दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है. खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर. खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत. आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं वो घरेलू हिंसा के मुद्दे पर काफी काम कर रही हैं, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ. हमारे साथ है रश्मि आनंद.
रश्मि जी, आप चूंकि इतने महिलाओं के साथ काम करती हैं, दो पहलू आपसे समझना चाहेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि जो घरेलू हिंसा है ये एक वर्ग तक ही सीमित है, क्या है सच्चाई? और दूसरा, किस किस स्तर तक आप महिलाओं को छू पाई हैं? कहाँ कहाँ, दूर दराज, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्तरों पर कहाँ तक छू पाई हैं महिलाओं को? मैं हर जगह जाती हूँ काम करने। अगर मैं गांव-गांव जाती हूँ, हरियाणा में हिसार के भिन्न गांव में मैं जाती हूँ, वहाँ पे काम करती हूँ, महिलाओं को जोड़ती हूँ, बातें करती हूँ उनके साथ, उनके दुख बांटती हूँ। एक मेरी हेल्पलाइन रन करती है जो लीगल काउंसलिंग हेल्पलाइन है जिंदल्स के साथ, और वो हम रन करते हैं। तो वहाँ की जो कॉल्स आती हैं वो आपको पता है, हमारे पास लंदन से भी आई हैं और स्टेट्स से भी आई हैं। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स? यस। ओके। पता नहीं कहाँ से उनको नंबर मिल जाता है, पता नहीं कहाँ से वो कॉल्स आती हैं, लेकिन आती हैं, और राजस्थान के गांव से भी आती हैं। मेरा मानना ये भी है कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो ना, तो आप बहुतों को छू सकते हो। दूसरी बात, ये तो एक पहलू है मेरा। दूसरा, मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस लॉ पे भी काम करती हूँ। तो कॉर्पोरेट हाउसेस में मैं वहाँ पे भी जाके बहुत काम करती हूँ। तो वहाँ पे भी लोगों को हिम्मत मिलती है। रश्मि जी, क्या सबसे बड़ा सबक आपको मिला है अपने इतने सालों के अनुभव के बाद? बहुत सीखा ममता। ये सीखा कि सबसे पहले, जो मैंने पहले बोला आपको, कि सारे बच्चे हमारे हैं। हम ये नहीं देख सकते ये यहाँ से आती है, ये ऐसे सोचता है, तो ये हमारा नहीं है। अगर काम भी किया मैंने किसी के खिलाफ, अगर कोई सोचता है कि मैंने अगर कोई रिपोर्ट बनाई है जो किसी लड़के के खिलाफ है, तो मैं वहाँ पे भी मैं बाद में काउंसलिंग भी करती हूँ कि तुमने ये गलत किया है, अब अपने आप को भी सुधारो। एक बात जो मेरे जहन में रही वो ये भी सवाल कि कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, तो एक दिल में एक दुख होता है, लेकिन एक गुस्सा भी होता है कि क्यों आपने किसी मंच पर अपने पति ने, जिन्होंने आप पे इतना अत्याचार किया, उन्हें कहीं शेमिंग नहीं की, उनका कहीं आपने नाम नहीं लिया। क्या कहीं दिल के कोने में वो गुस्सा है कि मेरे साथ ऐसा बुरा किया इन्होंने? मतलब हमें गुस्सा नहीं आए ना, तो हम शक्ति ना हो। लेकिन उसमें एक कहानी है कि उस गुस्से को आप उस राह पे ले जाएं जहां आपका भी भला हो और आपको जो मिले उसका भी भला हो। तो जैसे मेरे को गुस्सा चढ़ता है जब मैं कोई केस करती हूँ या कोई कुछ करती हूँ और कोई गलत करता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो लड़का हो, जो भी हो मेरे सामने, लेकिन मैं अपनी बेटी का चेहरा एक तरफ रखती हूँ और अपने बेटे का एक तरफ, और फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है कि जो गलत है उसके ऊपर गुस्सा निकालूंगी। एक वो है। और जहाँ तक मेरे एक्स हस्बैंड का सवाल है, मेरे ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन थी शुरू से। ही गॉट मैरिड, ही हैड चिल्ड्रन, उन्हें अपनी ज़िंदगी वो आगे बढ़ गया। उसने जो भी गलतियाँ करी उसके बच्चों के ऊपर और उसकी वाइफ के ऊपर तो नहीं आनी चाहिए। सब जो मैंने आगे, मैं तो बढ़ती गई, मैं तो रुकी नहीं ना। माई फादर हैड डायबिटीज़, ही हैड टू हैव 4 ऑपरेशंस, पाँव कटता गया। उस समय मेरे भाई ने बाहर निकाला घर से, मेरी बेटी और मैंने काम करके उनको इस दौर से पूरा की, उनको मतलब मदद के साथ खड़ी हुई। बिल्कुल, भाई ने छोड़ दिया। यस, निकाला भाई ने। और अब 2 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई। मेरी माँ मेरे साथ रहती हैं। मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी मदर है। क्या बात है, मतलब एक उदाहरण बनी है आप अपने परिवार के लिए भी। और ये सच है जिसको आप सामने रख रही हैं रश्मि जी, कि बेटियां परिवार के साथ खड़ी होती हैं, तो बेटियों का साथ देना भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कार्यक्रम के अंत में आपसे एक मैसेज जरूर लूंगी, खासकर वो सभी महिलाएं जो इस दौर से गुजर रही हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही, उन्हें क्या कहेंगे?
मैं महिलाओं को अगर एक चीज़ कहना चाहूँ तो वो कहना चाहूँगी कि बर्दाश्त नहीं करो। जब हदें पार हो जाती हैं तो ज़रूर आवाज़ उठाओ। एक और बात ये याद रखो कि ये जो घरेलू हिंसा का जो एक कानून है, ये आपको अपने घर में बैठ के अपने हक देता है, अपने बच्चे देता है, हर चीज़ देता है। हाँ, जोड़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो आवाज़ ज़रूर उठाओ। अगर आप आवाज उठाते हैं तो ही आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य के लिए एक मार्ग तैयार कर पाती हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी। कुछ हालात सुधारने बहुत जरूरी हैं। मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। रुकेगा नहीं। जी, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, जो दर्शकों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि अच्छा हो सकता है? जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे बढ़िया हमारा एक ये मुद्दा अगर हम उठा लेना, हम अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। और बदलाव आ रहा है, बहुत आ रहा है। मैं इतने सालों में देख रही हूँ हमारा देश कैसे आगे बढ़ रहा है। गॉड ब्लेस आवर चिल्ड्रन। मैं ये भी कहती हूँ कि 2 बच्चे अगर हों तो एक का हक कभी किसी दूसरे वाले बच्चे को मत दो। दोनों को इक्वल ट्रीट करो, दोनों को एक जैसी एजुकेशन दो, वैल्यूज दो, ट्रेडिशंस दो। आपका मतलब है बेटा और बेटी हैं तो दोनों को एक सा ट्रीट करो। बिल्कुल, फर्क मत करो। जी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने अपने जीवन से सीखी, जिन्हें आप बुक के रूप में सामने भी लेकर आई हैं। इतनी सारी किताबें लिखी हैं आपने, और आप जो काम कर रही हैं रश्मि जी, वाकई वो बहुत प्रेरणादायक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की महिलाएं आपसे सीखेंगी और घरों को जोड़ते हुए हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की मेहमान रश्मि आनंद। उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से भी हमारे देश की महिलाओं को एक सकारात्मक संदेश मिला होगा कि परिवारों में जो समस्याएं होती हैं उनका हल निकाला जा सकता है कानून के तहत और हिम्मत से। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन हमारा ईमेल आईडी याद है ना? तो हमें जरूर ईमेल भेजिएगा कि इस एपिसोड को लेकर आप क्या सोचते हैं। ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।